हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित होंगे, हेल्थी होंगे। इस पैंडेमिक माहौल में बहुत सारी नेगेटिविटी होने के कारण, बहुत सारे रीजंस होने के कारण आपकी कई सारी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो टेम्पररी क्लोज्ड हैं। और इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास प्रारंभ किया है कि मेरे जो टॉपिक्स हैं मैं उन्हें आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर सकूं। क्लासेस हम यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, टॉपिकों को यूट्यूब के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। जिन बच्चों को ये वीडियोस देखने के बाद कोई डाउट होते हैं, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है, वीडियो एंड में मैं आपको अपना नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं और वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कोशिश करूंगा सॉल्व कर देंगे। ओके, कोशिश करना है, हमें करंट में पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में कुछ पॉजिटिव साइन भी हैं, जैसे कि अब आप अपना पूरा समय अपने पढ़ाई और अपने लक्ष्य के लिए दे सकते हैं। ओके, ये सीरीज का पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप वीडियो एंड तक आप इसे देखेंगे और ये वीडियो आपको अच्छी लगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम पूरा थोरली कवर करेंगे। आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशन की पहली वीडियो है, सीरीज की पहली वीडियो है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने से पहले, क्योंकि वर्तमान समय में आपके इस पूरे एनवायरनमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की बात हर दिन आपके न्यूज चैनलों में आपको दिखाई देती है कि करंट में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या ये लोगों के जीने के अधिकार के खिलाफ नहीं है? तो ये जीने का अधिकार कहाँ से आया? क्या ये जीने का अधिकार आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहां से आया? तो हम इस सब्जेक्ट को पूरी तरह से करंट के एस्पेक्ट से जोड़ते हुए समझेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का आपका जो टॉपिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को लेकर है। अब इस हिस्ट्री को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि करंट में आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब पढ़ेंगे और जब आप इस पूरी हिस्ट्री को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस पूरी हिस्ट्री के एवरेज आपके 200 से ज्यादा पॉइंट आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज एन आर्टिकल आपके सामने अवेलेबल। ठीक है, और इसीलिए आपका ये हिस्ट्री का जो पार्ट है उसे कवर करना बहुत जरूरी होता है और ये आपके सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन सब। आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहां से? इस कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है, इस वर्ड की उत्पत्ति कहां से हुई? आखिर ये किसी ना किसी के दिमाग में आया होगा, किसी वर्ड में आया होगा, किसी लैंग्वेज में आया होगा। तो आखिर ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आया कहां? क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं, मॉडर्न एरा में या जब मॉडर्न आपका आधुनिक समय चल रहा था, उस आधुनिक समय में हम ये मानते थे कि यूरोप जो है वो सबसे ज्यादा मॉडर्न, और वेस्टर्न जो यूरोप है वहां की एक ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज थी। जैसे हमारे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत मानी जाती है, उसी तरह से आपका जो वेस्टर्न यूरोप है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज लैटिन मानी जाती थी। तो इस लैटिन आपकी जो लैंग्वेज है, इस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, जिससे निकलकर बना है कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों याद रखना है, लैटिन वर्ड है कॉन्स्टिट्यूट, जिससे निकलकर बना है कॉन्स्टिट्यूशन। इस लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू एस्टेब्लिश। मतलब जब किसी सोसाइटी को रन करना होता है, किसी कम्युनिटी को रन करना होता है, तो उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन की नीड होती है। और वो प्रॉपर गाइडलाइन तभी लोग फॉलो करते हैं जब हम उसे एस्टेब्लिश कर दें, जब हम उसे पूरी तरह से प्रॉपर रूप से आपका जो है लागू करें, तो उसे आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ या रूल बुक कह सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूट लैटिन वर्ड से निकला है और कॉन्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब होता है एस्टेब्लिश का। ओके बच्चों, अब इंडियन हिस्ट्री का पार्ट अगर देखें या कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो हिस्ट्री है बच्चों वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो इंडियन पार्ट में और दूसरी ब्रिटेन के पार्ट। ओके, अब ये बताना क्यों आवश्यक है? क्योंकि करंट में कई सारे ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं या बच्चों को कई सारे ऐसे पॉइंट दिए जाते हैं कि ब्रिटेन के आने से पहले हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई चैनल ही नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमने सीखा ब्रिटेन से, ब्रिटेन ने ही हमें ये सब सिखाया है, ब्रिटेन ने हमें ये बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना होता है। ये पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं है कि इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं जानते थे, और इसीलिए मैंने जो है आपके इस हिस्ट्री के टॉपिक में, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्ट्री के टॉपिक में दोनों एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की है। पहला एस्पेक्ट इंडियन हिस्ट्री का है और दूसरा एस्पेक्ट ब्रिटेन की हिस्ट्री का है। सबसे पहले जो आपका इंडियन हिस्ट्री का आपका टॉपिक है,
इंडियन हिस्ट्री में बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एंशियंट टाइम, क्योंकि अब हमें पता है कि हमारी जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो 2500 बीसी से स्टार्ट होती है, या कहा जाए तो इंडस सिविलाइजेशन से स्टार्ट होती है। इंडस सिविलाइजेशन के बाद हमारे यहाँ आर्य कल्चर स्टार्ट होता है। आर्य कल्चर में आपका जो आर्यंस थे, उनके जो मेन लिटरेचर्स थे, जिन्हें हम वेद के रूप में जानते हैं, वेदास के रूप में जानते हैं, एक्चुअली ये वेदास थे क्या? आज अगर हम उन्हें करंट में रिलीजियस बुक की तरह देखते हैं तो ये पूरी तरह से गलत। ये वेदास जो हैं, चाहे आप उसे ऋग्वेद के रूप में देखें, यजुर्वेद के रूप में देखें, सामवेद के रूप में देखें, या अथर्ववेद के रूप में देखें, इन चारों वेदास का जो की पॉइंट है वो ये है कि उस आर्यन की सोसाइटी को कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, किस तरह से एक राजा बनाया जाए कि वो पूरी तरह से अपनी जनता का जो वेलनेस है उसे कवर कर सके। तो ये जो वेदास थे, ये जो वेद थे, इन वेदों में भी सोसाइटी को कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, उन सारी चीजों की बातें ही लिखी हुई। ठीक है। जैसे ही हम वेदों के आगे बढ़ते हैं, आपको पता है इंडिया के सबसे बड़े सम्राटों में आपका मौर्य साम्राज्य या अशोक का नाम रखा जाता है। और मौर्य साम्राज्य के समय पर आपके कौटिल्य जो थे, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका जो है राज्य को किस तरह से एक डिफाइन किया गया है कि एक राजा के थ्रू किस तरह से अपने पूरे स्टेट को मॉडर्नाइज वे में आपका जो है एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए, वो सारी टेक्निक्स आपका जो है अर्थशास्त्र में दी गई हैं। और पूरी मौर्य डायनेस्टी इस अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग ही रन करती। ओके। जब हम मेडाइवल एरा में पहुंचेंगे, मेडाइवल एरा में आपको पता है कि इंडिया में मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम रूल के पास कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि बच्चों हमेशा याद रखना, इंडिया कोई छोटा सा एरिया नहीं था। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था, जो आपके अफगानिस्तान से लेकर साउथ में केरल तक, आपके गुजरात से लेकर आपके जो है म्यांमार तक, कंप्लीटली आपका ये पूरा एक सब कॉन्टिनेंट था। और इस सब कॉन्टिनेंट को विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी रन करना इम्पॉसिबल था। और अगर कोई रन करना भी चाहता था विदाउट एनी पॉलिसी, तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा साल, 2 साल या 10 साल ही रन कर सकता था। तो किसी के द्वारा ये कहना कि हमारे पास इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ही नहीं थी, ये पूरी तरह से गलत है। मुगल्स के टाइम पर भी आपका जो है कई सारे ऐसे आपकी जो है बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, करंट में आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, जो डिफाइन करती हैं कि मुगल के टाइम पर भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से वेल डिफाइंड था और पूरी तरह से उसे आपका जो है रन किया जाता था, पूरी तरह से उनकी पॉलिसीज थी और उन्हें रन किया जाता। ओके। अब इंडियन पार्ट के बाद जो दूसरा पार्ट है, जो हिस्टोरिकल पार्ट है, उस सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे ब्रिटेन की हिस्ट्री। ओके। अब ब्रिटेन की अगर बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ब्रिटेन में आपका जो ये 1600 का एरा था, ये मर्चेंटलिज्म का एरा था। मर्चेंटलिज्म का मतलब उस टाइम पर आपके जो वहां के मोनार्क या जो राजा महाराजा थे, वो अपने आप को पूरी तरह से पावरफुल बनाना चाहते थे। और उन्हें पावरफुल बनाने के लिए उन्हें सबसे ज्यादा नीड थी मनी की, क्योंकि उस मनी से वो आर्मी क्रिएट कर सकते थे। और वो मनी उन्हें कहां से मिलनी थी? ट्रेडर्स से। और इसीलिए यूरोप के जितने भी राजा महाराजा थे, चाहे वो ब्रिटेन के हो या फ्रांस के हो, स्पेन के हो, पोर्तुगीज हो, वो सभी अपने व्यापारियों को सपोर्ट कर रहे थे कि आप अपने ट्रेड को बढ़ाएं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, नई नई जगह जाएं, ट्रेड को और ज्यादा वास्ट करें, ताकि आपसे हमको पैसा मिले और उस पैसे से मैं एक लार्ज आर्मी क्रिएट करूं, ताकि ये जो छोटी छोटे आपकी डायनेस्टीज हैं, मैं इसे किंगडम में कन्वर्ट कर सकूं। ओके। ब्रिटेन में आपका जो है ये मर्चेंटलिज्म कंटिन्यू चल रहा था। उस मर्चेंटलिज्म में ब्रिटेन के जो आपके व्यापारी थे, उन्होंने एक कंपनी एस्टेब्लिश की थी, और वो कंपनी किस नाम से जानी जाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, एलिजाबेथ फर्स्ट जो उस टाइम पर ब्रिटेन की महारानी थी, उनके पास गई कि हमें जो है ईस्ट या इंडीज के साथ ट्रेड करना है, आप प्लीज हमें राइट प्रोवाइड करें। और इंडीज के साथ ट्रेड करने का राइट जो है ब्रिटेन के एलिजाबेथ क्वीन ने दे दिया। उसका कारण था क्योंकि उन्हें भी आपका जो है मनी चाहिए थी, ताकि वो अपने एम्पायर को वास्ट कर सके। ओके। अब इस हिस्टोरिकल पार्ट को हम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे देखते हैं, उसे हमें समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई, वो आपका टाइम एरा था 1600, और ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू पूरी तरह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से एंड किया गया 1857 रिवॉल्ट के बाद। ओके। तो 1600 से लेकर 1857 तक जो भी पॉलिसीज इंडिया में अपनाई गई, उनमें से कई
उनमें से कई सारे पॉइंट्स को आप खुद से पहचानेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी अवेलेबल। 1857 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से हटा दिया गया, तो इंडिया में ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। 1858 से लेकर 1947 तक इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो सारे लॉज बनाए, वो लॉ कहीं ना कहीं आज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिकेट होते हैं। कई सारे पॉइंट आज भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है। फॉर एग्जाम्पल आरबीआई जो 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बना था, वो आज भी आपका जो है आरबीआई की तरह या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह काम करता है। तो हम उसे देखेंगे। पहला पार्ट है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो 1600 से 1857 तक का है। दूसरा पार्ट आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट हिस्ट्री का है जो 1858 से लेकर 1947 तक। ओके बच्चों, अब ईस्ट इंडिया कंपनी आपका 1600 में स्टैब्लिश हुई, इंडीज के साथ ट्रेड करने के लिए स्टैब्लिश हुई। 1600 से लेकर 1857 तक उन्होंने इंडिया में ट्रेड किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया। ऐसा कौन से रीजन थे, ऐसे कौन से कारण थे जो कंपनी वर्सेस क्राउन का डिबेट स्टार्ट हुआ? क्राउन मतलब ब्रिटेन की महारानी, क्योंकि ब्रिटेन में पूरी तरह से पावर या कहा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनली हेड या पूरे स्टेट का हेड क्राउन था। तो क्राउन वर्सेस कंपनी वो कौन से रीजन थे जो इन दोनों के बीच में डिबेट का कारण बने? सबसे पहला कारण था कंपनीज अब्यूजेस ऑफ पावर। आपको पता है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, किस रीजन के लिए आई? ट्रेड करने के लिए। ओके, जब इंडिया में उन्होंने ट्रेड करना चालू किया तो मोनोपोली पूरी तरह से एलिजाबेथ के थ्रू उन्हें दी गई थी। धीरे धीरे जब ट्रेड में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, बहुत सारे ब्रिटेन के अदर जो ट्रेडर्स थे वो भी इंडीज के साथ ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है मोनोपोली किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, तो और कोई ट्रेडर्स इंडिया या इंडीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकता था, और इस कारण से ये मोनोपोली पूरी तरह से बनी रहे। कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें परचेस करना या उन्हें ब्राइब करना चालू कर दिया। ओके, मतलब इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को किसी तरह से पार्लियामेंट हिट ना करे, इसके लिए पार्लियामेंट के लोगों को ही परचेस कर लो ताकि प्रॉब्लम पार्लियामेंट से ही रिजॉल्व हो जाए। कोई ऐसा प्रपोजल ही ना बने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर को कम कर सके। तो पहला पॉइंट है जिसने कंपनी और क्राउन के बीच में डिबेट स्टार्ट किया, और वो था कंपनी का पावर का गलत यूज करना। ओके, सेकेंड, द मोनोपोली ऑफ ट्रेड। ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं बस वो ही इंग्लैंड में आपका जो है एज अ ट्रेडर थे। इंग्लैंड में और भी ट्रेडर थे जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे या इंडिया के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट कमाना चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता था? नहीं। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि इंडीज के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली किसे दी गई थी? कंपनी को दी गई। ओके, तो कंपनी के पास जब मोनोपोली है तो कोई अदर ट्रेडर जो है विदाउट द परमिशन ऑफ कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, मतलब प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो ये दूसरा कारण था जो धीरे धीरे ब्रिटिश के लोगों को ही कंपनी के अगेंस्ट में क्रिएट कर रहा। ओके, थर्ड, लोगों के द्वारा चुने हुए जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो इन सारे डिस्टरबेंस को, पार्लियामेंट के अब्यूज को, मिनिस्टर्स के परचेस को, मोनोपोली को देख रहे थे, और वो चाहते थे कि किसी ना किसी तरह इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल जो है पार्लियामेंट का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी इनडायरेक्टली ब्रिटेन के लोगों की है, और अगर ब्रिटेन के लोगों की कंपनी है तो पार्लियामेंट के पास उसका कंट्रोल होना चाहिए। ओके, और जो सबसे सॉरी जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, जो ईआईसी या ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर थे वो ब्रिटेन में नवाब की तरह देखे जाने लगे थे। उसका कारण ये है कि वो इंडिया आते थे, इंडिया में ट्रेड करते थे। नॉर्मली अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किसी और कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको औसतन साल का आपका 5% या 10% प्रॉफिट आपको वापस मिलता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं थी, क्योंकि इंडिया से जो प्रॉफिट कमाया जा रहा था वो सिर्फ ट्रेड के बेसिस पर नहीं था।
ओके आपको पता होना चाहिए बच्चों कि कंपनी जब इंडिया में ट्रेड करने आई, धीरे धीरे उसने लैंड परचेस करना या लीज पर लेना चालू किया। उस लैंड पर उन्होंने आपका जो है रेवेन्यू स्टैब्लिश करना चालू किया, वहां के लोगों से रेवेन्यू जनरेट करना चालू किया। उस रेवेन्यू से ही इंडिया का जो आपका गुड्स है उसे कम प्राइस में परचेस करना चालू किया, और इसी कारण से उनका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली डबल से ट्रिपल होने लगा। ओके और इसीलिए ये सारा पैसा वो इंडिया से कमा कर लगाते कहां पर थे? इंग्लैंड में। तो जो दूसरा ट्रेडर है जो इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, वो 10 साल में भी उतनी प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं कर पा रहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मेंबर है 2 साल में क्रिएट कर रहा है। और इस कारण से ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग जो हैं उनके खिलाफ ब्रिटेन के लोगों की एक मेंटेलिटी बनने लगी थी कि भाई ये तो जो है वो नवाब हैं, जस्ट लाइक जैसे इंडिया में नवाब। ओके एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनेंशियल वॉज फॉर द क्राउन। क्राउन या ब्रिटेन की पार्लियामेंट 1600 के एरा या कहा जाए तो 1700 जब कंपनी के ऊपर कंट्रोल चालू हुआ, इस समय पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रही थी या फेस कर रही थी। जो सेंट्रल बैंक ऑफ द इंग्लैंड था वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और कंपनी के इस प्रॉफिट में पूरी तरह से लीगैलिटी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेना जरूरी था अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए। और इस कारण से पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स को कट करना चालू किया, और उन पावर्स को कट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्ट बनाना चालू किए। ये सारे एक्ट जो हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट माने जाते हैं, और इन सारे एक्ट को बहुत अच्छे से समझना है, और हम इन्हें एक एक करके एक एक पॉइंट से समझेंगे कि ये सारे एक्ट कंपनी को किस तरह से कमजोर कर रहे थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को किस तरह से पूरी तरह से मजबूत कर रहे थे, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आज भी कैसे रिलायबल। ओके सो पार्लियामेंट्री एक्ट की अगर बात की जाए, पार्लियामेंट ने एक्ट बनाना चालू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो एक्ट बनाए गए वो एक्ट थे 1773, 1781, 1784, 1813, 1833, 1858 एंड 1853। ओके 1858 के बाद आपको पता है, मैंने पहले ही बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसे एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरह से वैनिश कर दिया गया था। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया में एंटर हो चुकी थी प्रॉपर रूप में, और इस कारण से जो आने वाले एक्ट थे उन्हें ब्रिटिश इंडिया के लिए बनाया गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया। वो आपके एक्ट थे 1861, 1892, 1909, 1919 एंड 1935। एंड द लास्ट फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया। इंडिया आपका इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में बच्चों, लेकिन आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ 26 जन 1950 तक। ओके तो 47 से 50 के बीच में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन हुआ, उसके बीच में क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बनाया, हम उन सारी चीजों को इस टॉपिक में कवर करें। ओके सबसे पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंपनी इंडिया से ट्रेड पर प्रॉफिट कमा ही रही थी, ट्रेड के साथ साथ इंडिया में लैंड लीज पर लेकर उस लीज से रेवेन्यू जनरेट करके, रेवेन्यू से इंडिया का जो गुड्स है उसे कम रेट पर परचेस करके, कई बार उसे फ्री में लेकर ब्रिटेन में बेचकर डबल से ट्रिपल प्रॉफिट कमा रही थी, और उस प्रॉफिट का कुछ ही परसेंटेज ब्रिटिश पार्लियामेंट को मिल रहा। ओके और बाकी का सारा परसेंटेज स्टेक होल्डर्स को मिल रहा था, और इसीलिए कंपनी को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। वरना हो सकता था ये कंपनी जिसने मुगल डायनेस्टी को इंडिया से वैनिश किया, कल के दिन ब्रिटिश के क्राउन जो है उसे वहां से रिप्लेस करके ब्रिटेन का हेड जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाती, और इसीलिए इस कंपनी को सही समय था धीरे धीरे कमजोर करने का। मैं ये क्यों बोल रहा हूं बच्चों धीरे धीरे, क्योंकि आपको याद होना चाहिए इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, और ब्रिटेन इंडिया जैसा सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को हाथ से नहीं देना चाहता था, क्योंकि एक घटना हो चुकी थी जिससे उसने सबक लिया था, और वो घटना थी यूएसए। यूएसए ने अपने आप को ब्रिटेन से 1776 में इंडिपेंडेंट कर लिया था। रिवॉल्ट आपका बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था, और हालांकि यूएसए को पूरी तरह से एस्टेब्लिश करने के पीछे पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटेन के लोगों की ही थी, क्योंकि यूएसए ब्रिटेन की ही कॉलोनी था। ओके तो जैसे यूएसए एक अलग से नेशन बना,
इंडिया के साथ वैसा वो नहीं देखना चाहते थे और इसीलिए कंपनी की पावर को धीरे धीरे करके कट किया गया और जो पहला एक्ट था उसे बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नाम से ही बच्चों पता चलता है ये एक्ट क्या है, रेगुलेट करने का एक्ट है। किसे रेगुलेट करना है? ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके जो है बिजनेसेस को, जो इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन। इस एक्ट की जो सबसे पहली बात है बच्चों वो है फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्ट टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उस पर इंटरफेरेंस करना आवश्यक नहीं समझा, लेकिन अब वो समय आ चुका था जब उन्हें ये फील हो रहा था कि कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी है और इस कारण से कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट बनाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ओके, अब इस एक्ट में बच्चों याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में कंप्लीट पूरे इंडियन टेरिटरी को रेगुलेट नहीं कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का फोकस जो है मेनली 3 जगहों पर था और वो 3 जगहें आपकी, एक मद्रास जो साउथ में है, मद्रास के साथ आपका एक बंगाल जो आपका ईस्टर्न पार्ट में है, एंड द नेक्स्ट वन इज बॉम्बे जो आपका वेस्टर्न पार्ट में। इन 3 जगहों पर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने गवर्नर्स एस्टेब्लिश करती थी और वो गवर्नर्स जो है इनका एडमिनिस्ट्रेशन रन करते थे। हालांकि बॉम्बे का गवर्नर मद्रास से कोई भी बात नहीं करता था, मद्रास का गवर्नर बंगाल से कोई भी बात नहीं करता था और बंगाल का गवर्नर बॉम्बे से कोई भी बात नहीं करता था। इट मींस ये तीनों के तीनों गवर्नर ईस्ट इंडिया कंपनी को सेपरेटली अपनी रिपोर्ट देते थे। इंडिया में ऐसा कोई भी चैनल नहीं था जो इन तीनों को एक जगह पर ला सके और इसीलिए ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश आपका जो है पार्लियामेंट ने पहला एक्ट बनाया जिसने बंगाल के गवर्नर को अब थोड़ा ऊपर की पोस्ट दी, जिसे अब गवर्नर जनरल कहा गया। और ये जो गवर्नर जनरल था अब इसके अंडर में बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी या शहर दिए गए। कहने का मतलब ये है बच्चों कि पहली बार ब्रिटिश की पार्लियामेंट ने पहली बार आपका इंडिया में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का बेस रखा था। इससे पहले तक जैसा मैंने अभी बताया बॉम्बे को बंगाल से आपका कोई मतलब नहीं था, बंगाल का मद्रास से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। अब ये गवर्नर जनरल बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तीनों का सुपीरियर था और तीनों की पावर्स को मेंटेन करने के लिए अब एक सेंट्रलाइज पावर बनी और वो सेंट्रलाइज पावर कौन थी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। समझ में आया बच्चों? अब क्योंकि इससे पहले तक गवर्नर जो था वो अपने एक प्रेसिडेंसी को रन कर रहा था, ज्यादा लोड नहीं था और इस कारण से उतना ज्यादा आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन चैनल नहीं था। बट अब इस गवर्नर जनरल के पास क्योंकि 3 एरियाज आ चुके थे और मोस्ट प्रोमिनेंट एरिया आ चुके थे, अब एक काउंसिल बनाई गई जिसपे 4 काउंसलर्स थे या कहा जाए तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स थे, 4 काउंसलर्स थे और इन्हें अपॉइंट किया जाना था पार्लियामेंट के थ्रू। तो बच्चों गवर्नर जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू अपॉइंट किया जाना था अब वो सुप्रीम पावरफुल नहीं था क्योंकि अब उसे डिसीजन लेने से पहले काउंसिल या कहा जाए तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के 4 मेंबर से भी पॉजिटिव या निगेटिव साइन लेना जरूरी था और ये चारों के चारों मेंबर पार्लियामेंट से एंटर हो गए। बात समझ में आ रही है बच्चों? पहले ही एक्ट में गवर्नर की पावर को थोड़ा सा समराइज किया गया, थोड़ा सा चैनलाइज किया गया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इस एक्ट के थ्रू एक सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट आपका जो है कहा जाए तो कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का वो आपके वॉरेन हेस्टिंग थे, जिन्हें पहली बार आपका जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा गया और इन्हें बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की सुप्रीमेसी या पावर एडमिनिस्ट्रेशन की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो है एस्टेब्लिश किया गया और ये पहला एक्ट था जिसने सबसे पहले इंडिया में जुडिशरी को पूरी तरह से सेपरेट किया और डिफाइन किया कि जुडिशरी को एक अलग से सिस्टम के थ्रू रन करना चाहिए और इस कारण से पहला आपका जो है सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में। अब ब्रिटिश इंडिया का ये हाईएस्ट कोर्ट था 1774 से लेकर 1862 तक।
बच्चों याद रखना 1862 तक क्यों माना जाता है, क्योंकि 1862 में आपके स्टेट्स में एक्ट पास करके हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर दिए गए थे, जैसे बंगाल का हाई कोर्ट, बॉम्बे का हाई कोर्ट, और वहां की सुप्रीमेसी उन हाई कोर्ट्स को दे दी गई थी। और इस कारण से आपका जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा है, ये हाईजेस्ट कोर्ट का आपका 1774 से लेकर 1862 तक। ओके, पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, इसमें एक चीफ जस्टिस थे और उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए 3 अदर रेगुलर जज। तो मतलब कंप्लीटली 4 जज थे। हालांकि इनका कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं था। सबसे मजेदार बात यह है बच्चों की इन जजेस को अपॉइंट करना था बाय क्राउन। ओके, अब आप खुद समझें, एक एक्ट से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया, जिसे अपॉइंट करना है ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड, उस गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक काउंसिल बनाई गई, जिसे अपॉइंट करना है पार्लियामेंट को, और एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। उस सुप्रीम कोर्ट को जुडिशरी की पावर दी गई और जजेस को अपॉइंट करना है क्राउन को। तो इनडायरेक्टली कहा जाए तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी पावर को मोनोपोलाइज्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि पार्लियामेंट एंड क्राउन इनडायरेक्टली इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर हो चुके थे। ओके, लेकिन क्योंकि इंडिया में रूल और रेगुलेशन पूरी तरह से पावरफुल कंपनी का था, और इसीलिए जब कोर्ट बनाया गया तो कोर्ट ने आपका डिसीजन दिया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी लोग रहते हैं वो सारे इस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात थी, क्योंकि अब इनडायरेक्टली कहा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन रीजन्स के सारे एस्पेक्ट जो है पहले सुप्रीम कोर्ट को दिखाने पड़ते थे, फिर एक्ट करने पड़ते थे, और इस कारण से कंपनी के लिए बहुत ज्यादा ही हैक्टिक या कहा जाए तो नुकसान का आपका जो है ये कारण सुप्रीम कोर्ट बन रहा था। कंपनी को पूरी तरह से अभी हटाया भी नहीं जा सकता था बच्चों, याद रखना, एग्जाम्पल यूएसए का। और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट की पावर को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया और डिफाइन किया गया कि आपकी पावर समराइज होगी ओनली सिटीजन ऑफ कैलकाटा। जो कैलकाटा के सिटीजन हैं वहीं तक आपका जुरिडिक्शन है। और इस बात को किस पे रखा गया? बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। तो याद रखना बच्चों, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट ने एज्यूम किया कि सारा ब्रिटिश आपका जो है जुरिडिक्शन मेरे अंडर में आएगा। हालांकि उसे बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781 में वीक किया गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी पूरी तरह से एंड नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये पहला आपका सुप्रीम कोर्ट था जो हाईजेस्ट कोर्ट माना जाता है। इस सुप्रीम कोर्ट के जो पहले चीफ जस्टिस थे वो सर एलाइजा एम्पे थे, जो पहले चीफ जस्टिस माने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। अब इस एक्ट की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातें जो आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये पहला एक्ट था जिसने इंडियन मैटर में किसको एंटर किया? ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव या बेस जो है इस एक्ट के थ्रू स्टार्ट हुआ, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब बॉम्बे, बंगाल और मद्रास तीनों को रन कर रहा था। एंड द थर्ड, मॉडर्न जुडिशरी। जुडिशरी के लिए एक अलग से एस्पेक्ट बनाया गया, एक कोर्ट बनाया गया, और मॉडर्न जुडिशरी की शुरुआत भी आपका जो है 1773 के एक्ट से ही मानी। ओके, नेक्स्ट निगेटिव एस्पेक्ट में अगर देखा जाए बच्चों तो निगेटिव में सबसे पहला पॉइंट है इंडिया एज अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड किसके किसके बीच? कंपनी, क्राउन, पार्लियामेंट। ओके, और इस प्लेग्राउंड में ये तीनों आपका जो है प्ले कर रहे हैं, और रेफरी की तरह आपका जो है जिसे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा वो कौन है? इंडियन सिटीजन। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट, क्राउन और कंपनी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह से स्टैब्लिश हो गया। जो अभी तक र्यूमर था कि क्राउन कंपनी की पावर्स को कट करेगा, अब वो पूरी तरह से स्टैब्लिश हो चुका। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की पावर 1773 में डिफाइन नहीं थी, और इसीलिए बच्चों मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पावर को एज्यूम कर लिया। ओके बच्चों, तो ये आपका जो है पहला एक्ट था 1773 का। आई होप इसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो। सेकेंड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपका सेकेंड एक्ट था, या कहा जाए तो थर्ड। सेकेंड एक्ट आपका बंगाल जुडिकेचर एक्ट था जो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसकी हम बात कर चुके हैं। पिट्स इंडिया एक्ट से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पिट्स थे,
और इस कारण से इस एक्ट को प्राइम मिनिस्टर का नाम दिया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1780। ओके, इस एक्ट की जो सबसे अच्छी बात है बच्चों वो ये है कि इस एक्ट के थ्रू कंपनी के वर्क को क्लासिफाइड किया गया कि कंपनी क्या क्या काम करती है। ओके, कंपनी क्या क्या काम करती है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के कामों को कहा जाए तो दो भागों में पार्टिसिपेट किया गया। कंपनी का जो वर्क है वो दो भागों में टूटा। एक तो वर्क था ट्रेड, जिसके लिए कंपनी को मोनोपोली दी गई थी या कंपनी एक्चुअल करने इंडिया में आई थी। एंड सेकेंड वर्क थे अदर। अदर में वॉर, ट्रीटीज, रेवेन्यू जनरेट करना, किसी से आपका कोई ब्राइब लेना, किसी से कोई गिफ्ट लेना, ये सारे एस्पेक्ट अदर में थे। तो अब पहली बार ऐसा था, अब कंपनी के पावर्स को पार्लियामेंट के थ्रू सेपरेट किया गया, डिफाइन किया गया कि भाई कंपनी जो है या ये जो कंपनी बनाई गई थी इसे ट्रेड की मोनोपोली दी गई थी। अब ट्रेड का काम जो है वो कंपनी ही करेगी, उसमें कोई भी पावर कट नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अदर वर्क इंडिया में किए जा रहे हैं बाय द कंपनी, उसके लिए एक अलग से बोर्ड बनाया जाएगा और उस बोर्ड को बोला जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओके, तो याद रखना बच्चों, 1784 पिट्स एक्ट में कंपनी के वर्क को क्लासिफाइड किया गया और उसके थ्रू ट्रेड की मोनोपोली अभी भी कंपनी के पास थी, बट अदर वर्क की मोनोपोली किसे दी गई, इनडायरेक्टली एक नए बोर्ड को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरी तरह से पावर दिया गया सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स का। इसमें 6 मेंबर्स थे। पहला सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो बोर्ड का प्रेसिडेंट था, सेकेंड चांसलर ऑफ द एक्सचेकर या कहा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर, एंड द 4 प्रीवी काउंसलर्स। कहा जाए तो प्रीवी काउंसलर्स का मतलब जो वहां के लॉर्ड थे, राजा महाराजा थे, छोटे छोटे फ्यूडल थे, उनकी जो काउंसिल थी, उस काउंसिल के 4 मेंबर इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर बने। तो कंप्लीट के कितने मेंबर हुए, 6 मेंबर, जिनको कौन से वर्क देखने थे, सिविल एंड मिलिट्री। ओके, पहला बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंट आपका माना जाता है वाइकाउंट सिडनी। ओके बच्चों, ये है आपके वाइकाउंट सिडनी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पहले क्या बने, प्रेसिडेंट बने। ओके, अब इस एक्ट की अगर गुड एंड बैड बात की जाए तो बच्चों इस एक्ट की जो गुड आपकी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। भाई कंपनी को किस नाम से मोनोपोली दी गई थी, कमर्शियल के नाम से, तो उसे क्लासिफाई किया गया कि भाई आप कमर्शियल काम करेंगे। पॉलिटिकल एक्टिविटी को पूरी तरह से क्लासिफाइड किया गया कि ये काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। दूसरा, फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया वाज यूज्ड। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के एरियाज को ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, मतलब वो एरिया जो ब्रिटिश का है जिसे कंपनी अभी करंट में रूल कर रही है, की तरह प्रेजेंट किया गया, और ये ब्रिटेन के लिए बहुत बड़ी बात। ओके, नेक्स्ट कमर्शियल एक्टिविटी स्टिल अ मोनोपोली ऑफ कंपनी। अभी भी कंपनी के पास किसकी मोनोपोली थी, कमर्शियल एक्टिविटी की। मतलब ट्रेड कैसे होगा, किस चीजों का होगा, किस रेट पर होगा, ये सारा डिफाइन करने का राइट मोनोपोलाइज्ड पूरी तरह से अभी भी किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन बच्चों याद रखना, कंपनी को सबसे बड़ा झटका 1784 के एक्ट से लगा था, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट ट्रेड से नहीं बल्कि इंडिया से इलीगली तरीके से कमाया जा रहा। ओके, और इसीलिए कंपनी का जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था वो इस एक्ट से हुआ था। नेगेटिव एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो नो क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाई गई थी उनके बीच में कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं थी कि भाई कंपनी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती या बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। कई ऐसे मामले आए जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने आ गए। कई बार ऐसा हुआ दोनों कॉन्फ्लिक्टेड भी हुए। उसका कारण ये था कि दोनों के बीच में आपका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर नहीं थी। एंड नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नो प्रॉफिट फॉर द इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन को भले ही चैनलाइज किया गया लेकिन इसका फायदा इंडियंस को किसी भी तरह से नहीं हो रहा। ओके बच्चों, तो आज हमने दो आपके जो है एक्ट को कवर किया। सबसे पहला आपका एक्ट था 1773 का और इंडियन हिस्ट्री को भी देखा। सेकेंड एक्ट 1784 का था। आई होप ये दोनों आपके क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट करके भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।